नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर जो आपको ये 30 प्रश्न दिखेंगे वो सीटेट एग्जाम के लिए हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यदि इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे सीरीज स्टार्ट करेंगे। जितने भी अभी तक पेपर हुए ऑनलाइन सीटेट के उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, जैसे कि बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, पर्यावरण हो गया, और भी जो सब्जेक्ट हैं आपके वो सभी वन बाय वन करके आपको बताए जाएंगे। यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय आपका यहाँ पर खराब नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। यहाँ पर देखिए क्रम पूछा गया है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में जो विकास होता है वो किस क्रम में होता है। यदि आपने पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो पढ़ा होगा और उसमें जो अवस्थाएं इन्होंने बताई है कौन सी पहले नंबर पर है। पहले मैं बता दूं कि जो इन्होंने अवस्थाएं बताई है वो कितनी बताई है, 4 अवस्थाएं बताई। कितनी? 4। तो पहले नंबर पर कौन सी है, दूसरे पर कौन सी है, तीसरे पर कौन सी है और चौथे पर कौन सी अवस्था है। यदि ये आपको पता होगा, जन पियाजे द्वारा जो अवस्थाएं बताई गई है उनके बारे में, तो यहाँ पर आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। यदि नहीं पता है तो हमने एक वीडियो प्रॉपरली बनाया है, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के जो विकास के क्रम है वो कौन कौन से होते हैं जन पियाजे के अनुसार। तो इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई है, तो यहाँ पर 3 अवस्थाएं आपको दिख रही, मैं चारों बताऊंगा। पहली अवस्था कौन सी बताई इन्होंने, संवेदी गामक अवस्था, जिसे सांवेदिक गामक अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहली अवस्था है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की बताई, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो सावेदी गामक अवस्था होती है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताई है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था इनके द्वारा बताई गई है। तीसरी अवस्था है मूत्र सक्रियात्मक अवस्था, जिसे स्थूल सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 7 से 12 वर्ष तक की इनके द्वारा बताई गई है। और जो चौथी अवस्था होती है वो अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये इन्होंने जो अवस्था बताई है वो 12 से आगे तक की जो अवस्था होती है उसे इन्होंने औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था बताई है। तो यहाँ पर देखिए 3 अवस्थाएं बताई है इन्होंने। पहली सावेदिक जो अवस्था होती है वो बताई है, उसके बाद में तीसरी अवस्था बताई मूर्त, और फिर चौथी अवस्था अमूर्त। तो ये आपको क्रम पता होना चाहिए, तभी आप आंसर लगा सकते हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी जो अवस्था बताई है वो कितने से कितने वर्ष तक की बताई है। तो ये सभी मैंने आपको यहाँ पर डिटेल बता दी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या भी आप इनको एक बार अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, सावेदिक, मूर्त और अमूर्त। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको किस प्रकार देखा जाना चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा में। योग्यता आधारित समूह बनाने के मापदंड के अनुसार देखा जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण किस प्रकार होता है, ऐसा देखा जाना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा या फिर अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो यहाँ पर देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए पूछा गया है। तो ये अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण इस प्रकार से इसे देखा जाना चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा में। यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न है, जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को रिक्त स्थान के रूप में वर्णित करते हैं, किस रूप में वर्णित करते हैं ये आपको बताना है। विकास का समीपस्थ क्षेत्र के रूप में, स्कीमा या फिर मनोबंध के रूप में, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के रूप में, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध के रूप में। यदि आपने पढ़ा होगा जन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। स्कीमा, जैसे मनोबंध भी कहते हैं, इसके रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका सेकंड वाला होगा। एक समावेशी कक्षा में रिक्त स्थान पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर होना चाहिए एक समावेशी कक्षा में? सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, ये प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, या फिर अभिभेदी से समरूपी निर्देशों भी कहते हैं। इस पर जोर देना चाहिए। किस पर जोर देना चाहिए इन 4 विकल्पों में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए एक समावेशी कक्षा में। यहाँ पर जो दूसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार, यहाँ पर देखिए एक अधिनियम बना था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में। इसके अनुसार पूछा गया है निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र या फिर विकलांग छात्र। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो शब्दावली है इसका प्रयोग किस पर उपयुक्त है? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। बहुत सारी उसमें दिव्यांगता है। यहाँ पर पहले 2016 के पहले जो अधिनियम बनाया था उसमें बहुत कम उसमें इंक्लूड किया गया था जो इनमें शारीरिक दिव्यांगता होती है। उसमें जो 2016 का जो अधिनियम बनाया गया है उसमें बहुत सारे और भी चीजें इंक्लूड की गई है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है ये आपका यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही होगा। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के बारे में सोचती है। यहाँ निम्न में से किसका प्रतीक है? यहाँ पर देखिए जो रीना है वो कक्षा में दी गई किसी भी जो समस्या होती है उसको सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबें सोचती रहती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ निम्न में से किसका प्रतीक है? अल्प बोधगम्यता का है, मानसिक क्षति का है, अपसारी सोच का है या फिर अभिसारी सोच का है? तो याद रखिएगा ये किसका होगा? अपसारी सोच का होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के तीसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की दूसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखिए कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने तीसरी अवस्था पूछी गई है वो कौन सी है? जैसे कि इन्होंने बताया है पारंपरिक नैतिकता की जो दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। कानून और आदेश पालन अभिविन्यास कहा गया है, कहा जाता है, आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास कहा जाता है, सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास कहा जाता है, या फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दूसरी अवस्था पूछी गई है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर सामाजिक समझौते और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास, ये दूसरी अवस्था होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में समझा जाता है, असभ्य जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत है, अपने पर्यावरण को समझने की जिज्ञासा लिए हुए, या फिर निष्क्रिय प्राणी के रूप में? तो यहाँ पर आपका 8वें का आंसर होगा एक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में जो बच्चों को समझा जाता है वो छोटे वयस्कों के रूप में समझा जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण है या फिर जो विकार है ये कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए जो राजू है कभी कभी 61 को 16 लिखता है, 16 को 61 लिख देता है। बी और डी अक्षरों में भी वो कंफ्यूज रहता है, भ्रमित रहता है कि कौन सा बी है और कौन सा डी है। तो ये किस विकार के अंतर्गत आता है? शैक्षिक असहायता, लेखन वैफल्य, पठन वैफल्य या फिर स्वलीनता विकार। तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि सर ये तो हमने डिसलेक्सिया में पढ़ा था, ये डिसलेक्सिया में होता है, 61 की जगह 16 लिख देना, बी की जगह डी या फिर डी की जगह बी लिख देना। तो ये जो सब होता है डिसलेक्सिया में होता है और डिसलेक्सिया को ही पठन वैफल्य कहते हैं। एक बार जो इंग्लिश में प्रश्न लिखा है उसको भी देख लीजिएगा, वहां पर डिसलेक्सिया ही लिखा होगा। तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश कभी कभी जहां पर हिंदी आपको समझ में नहीं आए वहां पर इंग्लिश वर्ड भी यूज कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पठन वैफल्य को ही डिसलेक्सिया कहते हैं और डिसलेक्सिया जो विकार है उसमें ही जो बच्चा होता है या फिर जो राजू है वो 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षरों में भी वो भ्रमित होता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एक रचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? निर्माणात्मक आकलन, मानकीकृत एवं समरूप आकलन, संकल्पनात्मक आकलन या फिर एक आयामी आकलन। यहाँ पर देखिए एक रचनावादी कक्षा में पूछा गया है और आपका 10वें का सही आंसर होगा निर्माणात्मक आकलन। एक रचनावादी कक्षा में जो महत्व दिया जाना चाहिए वो निर्माणात्मक आकलन पर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। उसने सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है? पूर्व सक्रियात्मक चरण पर है,
अमूर्त सक्रियात्मक चरण पर है, मूर्त सक्रियात्मक में है या फिर संवेदी गामक चरण में है। कौन से चरण में है ये आपको बताना है। 4 इन्होंने जो अवस्थाएं बताई जिनके बारे में जिक्र कर चुका हूं, कौन सी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कौन सी, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर जो लीला है वो सारी चीजें समझ रही है और अपने हिसाब से संग्रह कर रही है और सही सही जगह पे जो बटन है उनको रख रही है। तो ये कौन सा चरण होगा, तो ये मूर्त सक्रियात्मक चरण होगा। मूर्त सक्रियात्मक चरण यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसका रिक्त स्थान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं, समायोजन कहते हैं, केंद्रिता कहते हैं या फिर संरक्षणता कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को रिक्त स्थान कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है, मनोगतिक, मनोलैंगिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर व्यवहारात्मक। तो लेव वाइगोत्स्की के बारे में ये आपने पढ़ा होगा, उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा ये किसके बारे में इन्होंने बात की है, सामाजिक सांस्कृतिक के बारे में इन्होंने बात की है। और लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक कहा जाता है, कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के नाम से भी इनके जो सिद्धांत है उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास निकट दूरस्थ क्षेत्र जैसे जेडपीटी का सिद्धांत कहते हैं, आपने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इस पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है। तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग कर रही है, अंतर पक्षता का प्रदर्शन कर रही है, इसके फोल्डिंग कर रही है या फिर विद्यार्थी में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। तो यहाँ पर 14 का आपका सही आंसर होगा इसके फोल्डिंग, वो इसके फोल्डिंग का वो प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। एक प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है ये पूछा गया है। राइट आंसर होगा विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है। क्या कहलाता है? यूब्रिक कहलाता है, फाइल कहलाता है, आंकड़ों का प्रपत्र कहलाता है या फिर पोर्टफोलियो कहलाता है। राइट आंसर आपका होगा ये क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो कहलाता है। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है, इसे पोर्टफोलियो कहते हैं या फिर इसे पोर्टफोलियो ये कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को बनाती है। क्या बनाती है? सक्रिय अन्वेषक बनाती है, सक्रिय अनुयायी बनाती है, निष्क्रिय अनुयायी बनाती है या फिर निष्क्रिय अन्वेषक बनाती है। तो याद रखिएगा क्या बनाती है। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को, तो ये एक सक्रिय अन्वेषक बनाती है, ना कि निष्क्रिय अन्वेषक। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रवाहिता, विस्तार और लचीलापन निम्न में से ये किसके लक्षण हैं? अहम केंद्रीकरण के हैं, बाह्य अभिप्रेरणा के हैं, सृजनात्मकता के या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता के हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रवाहित, विस्तार और लचीलापन जो लक्षण है ये किसके होंगे? तो ये सृजनात्मकता के लक्षण होंगे। अस्थिरजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? मानकीकृत पाठ्यक्रम, अंधा संरचना अभिगम्यता, अधिकारियों का सख्त दृष्टिकोण या फिर विशेष स्कूलों में स्थापन। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर अंधा संरचना अभिगम्यता। ये स्थिरजन्य समस्याओं वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु जरूरी है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। पठन वैफल्य को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? यहाँ पर सम्मिलित लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? अधिगम विकारों का बहुक्रम, हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम या फिर बाल्यावस्था की सामान्य ज्ञामक अक्षमता। तो यहाँ पर देखिए पठन वैफल्य के बारे में पूछा गया है जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, इसे डिसलेक्सिया भी कहा जाता है। तो डिसलेक्सिया को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो इसे अधिगम के जो विकार होते हैं, अधिगम विकारों का बहुक्रम में इसे सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है? यहाँ पर जो बालक का विकास है वो किन क्षेत्रों में बटा है? गामक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और सामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक और सामाजिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। बालक का जो विकास है वो किन क्षेत्रों में बटा हुआ है ये आपको बताना है। और ये जो क्षेत्र होगा वो आपका होगा, पहला होगा शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर गामक और फिर सामाजिक। यहाँ पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यहां दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैरों की ओर? यहाँ पर जो सिर से पैरों की ओर जो विकास है ये किसको दर्शाता है, किस सिद्धांत में दर्शाता है? शीर्षगामी सिद्धांत, निकट दूरस्थ सिद्धांत, विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, या फिर मात्रात्मक परिवर्तन का सिद्धांत? इस प्रश्न को मैं काफी बार पहले भी पढ़ा चुका हूं, यदि आपने पढ़ा होगा तो ये होगा आपका शीर्षगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत में जो विकास होता है वो सिर से पैरों की ओर होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प जो होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राघव जब शिशु था उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का जो कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, आरंभिक परिवर्ती अनुभव मुद्दा, प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा, या फिर एक रूपता व्यक्तिगता का मुद्दा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यदि आपने प्रश्न को सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर सही से लगा सकते हैं कि जो बच्चा है उसका पालन पोषण सही से नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो प्रकृति एवं पालन पोषण का जो मुद्दा है ये बिल्कुल आपका सही होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता वाला खेल कहलाता है, समानांतर खेल, एकांगी खेल, या फिर स्वतंत्र व एकांगी खेल? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कल्पनाशीलता वाला खेल। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कणा के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे? अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुखीकरण है, दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण है, यंत्रीय प्रयोजन उन्मुखीकरण है, या फिर सामाजिक क्रम को बनाए रखने का उन्मुखीकरण है? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 25 का, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुखीकरण है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक का सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, मनोयौगिक यौनिक दृष्टिकोण से, व्यवहारिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से, या फिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से? तो लेव वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, ये सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? बड़ों को अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों का अनुसरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार हेतु सघन प्रयासों से सीखते हैं, या फिर स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के अभिप्राय, भावनाएं और व्यवहार को समझने की योग्यता है तो उसमें निम्नलिखित में से बुद्धि कही जाएगी? व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता कही जाएगी, अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धि, या फिर अंतर वैयक्तिक बुद्धि? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अंतर वैयक्तिक बुद्धि। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो बालकों में वृद्धि और विकास में शामिल है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि बताया था कि टोटल 30 प्रश्न आपको मिलेंगे, और भी आगे भी ये सीरीज हम आगे बढ़ा सकते हैं यदि आपके ज्यादा कमेंट्स आए, आपने इस वीडियो को ज्यादा शेयर किया। लास्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं? प्रकृति, अनुवंशिकता, लालन पालन, या फिर
गुणसूत्री। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर लालन पालन। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर आपके आज के 30 प्रश्न समाप्त होते हैं जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। आगे भी हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे, तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो जल्दी हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।